हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव। हिस्ट्री में एक टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको ये समझना है कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। राष्ट्रवाद से पहले यहाँ है यूरोप। यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में जो है कुल 6 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 6। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो उन्हीं में से एक महादेश है यूरोप। और यूरोप में जो है, यहीं पर आपके राष्ट्रवाद की भावना है। वो कैसे हुआ, किस तरह से उद्भव हुआ, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो अपने राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच, एक ऐसी सोच जिससे अपना राष्ट्र तरक्की करे, राष्ट्र विकसित हो और राष्ट्र जो है हर स्तर से, चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो, भौगोलिक स्तर से हो या फिर आर्थिक स्तर से हो, वो तरक्की करे, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी ऐसी भावना जो है राष्ट्रवाद कहलाता है। और जो व्यक्ति इस तरह से इस भावना को रखता है वो राष्ट्रवादी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप हैं, भारत में भी जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस वक्त भारत में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ों ने शासन किया। और जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुई, लोग राष्ट्रवादी बनने लगे, तो फिर अंग्रेज़ों का सफाया कर दिया गया। तो यूरोप भी एक ऐसा देश, यूरोप महादेश में भी बहुत सारे ऐसे देश थे जो किसी दूसरे देशों के गुलाम थे, उपनिवेश थे। तो वहाँ पर जो राष्ट्रवाद की भावना, यानी उन लोगों ने चाहा कि हम लोग को किसी का गुलाम नहीं रहना है, तो उन देशों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी, ठीक है। तो इसका हम ये समझा रहे थे कि राष्ट्रवाद क्या है। यानी इसको सारांश के रूप में अगर ये समझा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिससे किसी राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच हो, राष्ट्र की तरक्की के बारे में सोचा जाए, वो भावना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्या वो उत्तरी अमेरिका है? क्या वो दक्षिणी अमेरिका है? यूरोप है? पश्चिमी एशिया है? क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इटली और जर्मनी जो है ये वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, इटली की अगर राजधानी पूछी जाए तो इटली की राजधानी हो जाएगा रोम, और जर्मनी की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? यानी कौन सा वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? क्या वो हैब्सबर्ग था, आर्लिया वंश था, बुर्बो वंश या फिर जारशाही था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, मेजनी का जो संबंध है किस संगठन से था? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे जिसका नाम था जोसेफ मेजनी। तो इनका जो संबंध था किस संगठन से था वो? क्या लाल सेना था, कार्बोनरी, फिलिक, हेट्रिया या फिर डाइट? क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्बोनरी एक संगठन था जिनसे संबंध मेजनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी कि कौन सा ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, यानी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी में मिलान हो, दोनों एक हो जाए? तो कौन सा देश था? क्या वो इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए। एकीकरण का क्या मतलब? एकीकरण का मतलब होता है एक हो जाना। चलिए नेक्स्ट, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पर, फ्रांस में राजदूत पर, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो काउंट काबूर जो है विक्टर इमैनुअल को, तो वो था ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री बनाया था उसको।
चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ये इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो सिपाही, किसान या फिर जमींदार या फिर नाविक। तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था गैरीबाल्डी। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय या फिर बिस्मार्क। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जालवेरिन जो थी वो व्यापारियों का एक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। तो इसका उत्तर होगा बिस्मार्क ने। ठीक है, रक्त और लौह की नीति का मतलब मारधाड़ की नीति, यानी कि खून बहाना। तो इस नीति का अवलंबन किसने किया था भाई? तो बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871। क्वेश्चन नंबर 10 में है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1823 या फिर 1823 या फिर 1822। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में। यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड, एक डी ऑप्शन अगर हम लिख लेते हैं, इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इंग्लैंड होगा। क्या होगा? इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिए, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड। नेक्स्ट। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835, 1832, 1842, 1830। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1832। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832, 1815, 1810, 1831। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1810। चलिए नेक्स्ट। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830, 1931। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829। चलिए नेक्स्ट। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी। तो इसका उत्तर जो है इसी में छुपा है, वो है तुर्की रूस। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? पर्सा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और पर्सा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। क्या होगा इसका उत्तर? तो ऑप्शन होगा ए, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, सेडोन का, सेडेवो का, साइडन का या फ्रैंकफर्ट का। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडोन का। क्वेश्चन नंबर 21 में है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूनान। चलिए नेक्स्ट। युवा इटली संस्था का विकास किया, मैजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने या फिर बिस्मार्क ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैजनी ने। नेक्स्ट। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच।
तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैगियार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस की। ठीक है, मारियान जो थी फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या फिर यूनान को? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1688 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर का, स्टुअर्ट, बुर्बो या फिर रोमनो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801? एक ऑप्शन होगा डी, 1804। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1804। यानी नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 युद्ध किए उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जियोबर्टी, काबूर, मैजिनी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैजिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वें ने कहा था, नेपोलियन पापा ने कहा था, लुई नेपोलियन ने कहा था या फिर चार्ल्स 10 ने कहा था? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स 10। नेक्स्ट, पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल या फिर विलियम प्रथम? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की को। चलिए नेक्स्ट, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन, सीसेल पाइन संघ या फिर राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइन संघ। नेक्स्ट, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा या फिर एड्रियानोपल की संधि द्वारा? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काबूर ने, मैजिनी ने, बिस्मार्क ने या गैरीबाल्डी ने? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इटली में। चलिए नेक्स्ट, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810, 1815, 1830? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1810। चलिए नेक्स्ट, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मैजिनी ने, गैरीबाल्डी ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। चलिए नेक्स्ट, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम, गैरीबाल्डी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क। आज हम लोग इतने ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज मैंने टोटल कितने प्रश्न करवाए? 50 प्रश्न, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव
प्रश्न थे। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का MCQ यानी ऑब्जेक्टिव को लाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।